नमस्कार दोस्तों। तो अक्टूबर महीने की हमारी विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर में आज इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध को करते हैं कवर। तो हम जैसा कि लास्ट से शुरू करके पहले तक जाएंगे। तो आइए पहले टॉपिक को करते हैं। मेडागास्कर अभी न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पे जेनजी प्रोटेस्ट की वजह से तख्ता पलट हुआ है। तो पहले तो हम ये जानते हैं मेडागास्कर में हुआ क्या है। मेडागास्कर में सरकार विरोधी जेनजी विरोध प्रदर्शनों के कारण सरकार गिर गई और इसकी राजधानी क्या थी? अंटानानारिवो। ठीक है, और फिर इसकी सीमाएं देख लेते हैं जो कि जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेडागास्कर ये रहा आपका मेडागास्कर यहाँ पे। ठीक है, इंडियन ओशियन में। सीमाएं मॉरिशस और रियूनियन आइलैंड के साथ फ्रांस का एक क्षेत्र है पूर्व में, रियूनियन आइलैंड। फ्रांसीसी क्षेत्र मायोट और द्वीपीय देश कोमोरोस उत्तर पश्चिम में। ठीक है, मेडागास्कर अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट के पास हिंद महासागर में अवस्थित है। ठीक है, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। ठीक, पहला कौन सा देश है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उच्च स्थानिक एंडेमिक प्रजाति यहाँ पर पाई जाती हैं। मेडागास्कर में पाई जाने वाली लगभग 90% वनस्पति और जीव प्रजातियाँ कहीं और नहीं पाई जाती हैं। ठीक, अब इसके बाद है अगला हमारा एरिया इन कॉन्फ्लिक्ट इन न्यूज़। म्यांमार में भी विशेष रूप से कौन सा है? सागाइंग क्षेत्र। ठीक है, सागाइंग रीजन कहते हैं जिसको। म्यांमार में 10 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमान अब बांग्लादेश में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। बांग्लादेश में इनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था। म्यांमार की भौगोलिक अवस्थिति देख लेते हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य भूमि के पश्चिमी भाग में स्थित है। जैसे सपोज ये दक्षिण पूर्व एशिया है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व एशिया के किस में है? पश्चिमी भाग में, यहाँ साइड। ठीक, सीमावर्ती राष्ट्रों की बात करें तो इसके उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन, पूर्व में लाओस, दक्षिण पूर्व में थाईलैंड और पश्चिम में बांग्लादेश, उत्तर पश्चिम में भारत, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश हैं। अर्थात इसका अर्थ ये है कि उत्तर पश्चिम में भारत की जो सीमा है किसके साथ लगती है? तो 4 राज्यों के साथ लगती है, जिसमें से अगर उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्यों की सीमा है श्यानमार के साथ लगती है। सीमावर्ती जल निकायों की बात करें, इसके दक्षिण में अंडमान सागर और दक्षिण पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो यहाँ पर इसी रखाइन स्टेट्स में जो है रोहिंग्या रहते थे। सान पठार, दावना पर्वतमाला, तेना सेरिम पर्वतमाला आदि। सबसे ऊंचा स्थान माउंट हकाकाबो राजी। प्रमुख नदियाँ इरावदी नदी, चिंदबिन नदी, सितांग नदी, साल्वीन और यंगून नदी। इरावदी नदी में इरावदी डॉल्फिन्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा एरिया इन कॉन्फ्लिक्ट न्यूज़ पहला हमने कवर किया। अब अगला देखते हैं। आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, इसके ऊपर एक आर्टिकल आया था, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो ईरान ने आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुसमर्थन कर दिया है। इस अभिसमय को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1999 में अपनाया गया था और 2002 से ये प्रभावी हुआ था। इसके जो उद्देश्यों की बात करें तो इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण को अपराध घोषित करना और ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को जवाबदेह ठहराना जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन या संसाधन उपलब्ध कराते हैं। विशेष बात यह है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत ने भी इसका अनुसमर्थन किया है। ठीक है, अगला संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। इस पर हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है। अभी विशेष न्यूज़ है भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो उसको देख लेते हैं। भारत को 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना लिया गया है, और जबकि एक विशेष बात इसमें यह भी है कि इसको निर्विरोध चुना है भारत को। भारत के विरोध में कोई खड़ा भी नहीं हुआ था। तो भारत को 2026 से 28 के 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है। नया कार्यकाल जो 2026 से अगले वर्ष से प्रारंभ होगा। ठीक, और इसकी अगर हम संरचना की बात करें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की, तो एक ये तो क्या है, अंतर सरकारी संस्था है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत एक अंतर सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। इसकी स्थापना 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार आयोग की जगह स्थापित किया गया था। अर्थात पहले मानवाधिकार आयोग था, फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल को स्थापित किया। इसमें 47 सदस्य देश हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रति वर्ष चुनती है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कार्यकाल याद रखिएगा, 3 वर्ष का कार्यकाल है, और प्रति वर्ष इनका चुनाव होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। और कोई भी जो देश है लगातार 2 कार्यकाल के लिए ही सदस्य बन सकता है। अर्थात अगर एक कार्यकाल हो गया है तो उसके बाद सिर्फ अगला कार्यकाल मिलेगा लगातार। बीच में ब्रेक हो जाए तो उसके बाद बन सकते हैं, लेकिन लगातार सिर्फ 2 बार ही बन सकते हैं। ठीक, कार्य की बात करें तो यह मानवाधिकारों पर वैश्विक चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती है, संकल्प पारित करती है, सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करती है और मानवाधिकार उल्लंघन की जांच तथा विशेष प्रक्रियाएं शुरू करने के लिए आदेश जारी करती है। तो अगला टॉपिक है, यह है प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट, पीएमडीए के बारे में। ठीक है, ये रूस और अमेरिका के समझौता था, उसी को लेके है। रूस की संसद के निचले सदन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौते से हटने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हाल ही में भी देखा गया है कि अमेरिका और रूस के बीच जितने भी निरस्त्रीकरण, हथियारों की रोकथाम के जितने भी समझौते थे, उनको एक एक करके दोनों देश अब हटते जा रहे हैं। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में समस्या उत्पन्न हो सकती है, हथियारों की उड़ को बढ़ावा मिल सकता है।
गौरतलब है कि रूस ने 2016 में अमेरिकी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए इस समझौते के कार्यान्वयन को निलंबित कर दिया था। प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौते के बारे में। इस समझौते पर वर्ष 2000 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह अमेरिका और रूस दोनों को अपने पास रखे वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम में से प्रत्येक को कम से कम 34 मीट्रिक टन इस तरह से निपटान करने के लिए बाध्य करता है कि वापस इनका उपयोग नहीं किया जा सके। प्लूटोनियम को देखते हैं। यह एक रेडियोधर्मी पदार्थ है जिसकी परमाणु संख्या 94 है। इसका गलनांक उच्च होता है। प्रीलिम्स में ऐसे ही सवाल बनते हैं, गलनांक उच्च होता है या निम्न होता है, मध्यम होता है, इसी तरीके से। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कौन सा सबसे भारी तत्व है? प्लूटोनियम। और जबकि निपटान लक्ष्य था प्लूटोनियम को अधिक सुरक्षित रूप में परिवर्तित करना, जैसे MOX ईंधन रिएक्टर विकिरण में। तो ये भी होगा कंप्लीट। अब अगले में देखते हैं। सेविला फोरम ऑन डेब्ट शुरू किया है। सेविला फोरम ऑन डेब्ट लॉन्च्ड। इस फोरम की शुरुआत अंकटाड अर्थात संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के 16वें सत्र में की गई है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में व्याप्त ऋण संकट से निपटना है। सेविला फोरम ऑन डेब्ट के बारे में इसका नेतृत्व स्पेन कर रहा है। अंकटाड और UNDESA संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग का समर्थन प्राप्त है। यह फोरम ऋण संधारणीयता प्रबंधन, नवोन्मेषी समाधानों पर सभी हितधारकों, ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और शैक्षणिक समुदायों को एक मंच पर लाएगा। यह फोरम 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट का एक प्रमुख परिणाम है और सेविला प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन का हिस्सा है। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, FFD4 इस तरीके से अगर टर्मिनोलॉजी दे देगा वो कहेगा रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, आपको लगेगा साइंस एंड टेक का कोई कॉन्सेप्ट है, पर याद रखिएगा ये क्या है, 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, FFD4। ध्यान रखिएगा, आ सकता है पेपर में। बाकी इसके बाद इतना तो कुछ काम का है नहीं। 3 परिणाम दिए हैं। यह पहल सेविला प्रतिबद्धता को पूरक बनाएगी। सेविला प्रतिबद्धता का उद्देश्य है विकासशील देशों द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में प्रतिवर्ष सामना की जाने वाली $4 ट्रिलियन की कमी को पूरा करना है। यह 2015 के बाद पहली बार है जब अलग अलग देशों अंतर सरकारी ने मिलकर विकास के लिए वित्तीय सहयोग का कोई साझा फ्रेमवर्क स्वीकार किया है। ऋण संकट। वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2024 में यह $102 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। इसमें से $31 ट्रिलियन का बोझ विकासशील देशों पर है। 102 में से 31 ट्रिलियन बहुत ज़्यादा है। विकासशील देश वार्षिक ऋण भुगतान पर $1.4 ट्रिलियन व्यय करते हैं। 3.4 बिलियन से अधिक लोग ऐसे राष्ट्रों में रहते हैं जो स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करने की तुलना में ऋण भुगतान पर अधिक व्यय करते हैं। तो चिंताजनक स्थिति है काफ़ी। अब इसके बाद मीन्स ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं जो उतने आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है नहीं, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा तो उसको हम बता देंगे। मंगोलिया के बारे में आया है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। और इसकी जो सीमा है 2 देशों से लगती है, रूस से और चीन से। तो अगर पेपर में आपसे कह दे कि मंगोलिया की सीमा है जापान से लगती है, तो याद रखिएगा जापान यहाँ पे है। ठीक है, सीमा नहीं लगती है मंगोलिया की। मंगोलिया की सीमा सिर्फ 2 देशों से, रूस और चीन, और राजधानी उलान बटोर। भारत और मंगोलिया। इस अवसर पर दोनों देशों ने अपने रणनीतिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ मनाई है। इस अवसर पर मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। विकास सहयोग पर साझेदारी हुई है। दोनों देशों ने मंगोल ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सांस्कृतिक संबंध जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद और मंगोलिया के अरखानगाई प्रांत के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आपको जो याद रखना है वो क्या है? अरखानगाई प्रांत, ये है आपका मंगोलिया में। आध्यात्मिक सहयोग के बारे में भी आया है, जिसमें क्या है, भारत भगवान बुद्ध के 2 शिष्यों सारीपुत्र और मोदलज्ञान के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजेगा। साथ ही मंगोलिया की 10 लाख प्राचीन बौद्ध पांडुलिपियों को डिजिटलाइज करने में भी मदद करेगा। भारत नालंदा विश्वविद्यालय और गंदन मठ के बीच आध्यात्मिक संबंध को भी स्थापित करेगा। मंगोलियाई नागरिकों को निःशुल्क वीजा प्रदान करना, तीसरे देशों के बंदरगाहों की क्षमताओं के माध्यम से व्यापार को बढ़ाना और यूरेनियम आपूर्ति श्रृंखला और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को मजबूत करना। ये भारत और मंगोलिया के बीच समझौते के कुछ बिंदु थे। भारत के लिए मंगोलिया का महत्व क्यों है? एक तो सामरिक महत्व। मंगोलिया की सामरिक अवस्थिति भारत के लिए क्षेत्रीय स्थिरता और भू राजनीतिक संतुलन बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय और विकास सहयोग। दोनों देश मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत के साथ बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं और ऊर्जा साझेदारी भी है। मंगोलिया के पास कोकिंग कोयले का विशाल भंडार है जो भारत के इस्पात उद्योग के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। भारत मंगोलिया संबंध का एक शॉर्ट व्यू दिया है। द्विपक्षीय संबंध भारत और मंगोलिया के बीच 1955 में ही प्रारंभ हो गए थे, किंतु जो कूटनीतिक संबंध है वो 2015 में रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित हुए। आर्थिक संबंधों की बात करें तो 2024 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार $110.8 मिलियन रहा। सैन्य सहयोग की बात करें तो भारत और मंगोलिया के बीच 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, जिसमें से पहला कौन सा है आपका? नोमैडिक एलिफेंट, और दूसरा है कॉन्क्वेस्ट, आयोजित किए जाते हैं। तो नोमैडिक एलिफेंट और कॉन्क्वेस्ट भारत और मंगोलिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल है। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट और कॉन्क्वेस्ट याद रखिएगा, प्रीलिम्स में ये सवाल बन सकते हैं, आया भी है 2024 में। अब एक है न्यू स्ट्रेटेजिक यूरोपियन यूनियन इंडिया एजेंडा, नए यूरोपियन संघ और भारत रणनीतिक एजेंडा। इसमें कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूरोपियन परिषद ने यूरोपीय संघ भारत रणनीतिक एजेंडा को मंजूरी प्रदान की है। इसमें भू राजनीतिक संदर्भ में उभरते अवसरों, चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए प्राथमिकता वाले 5 स्तंभों की पहचान की गई है।
5 स्तंभ कौन कौन से हैं? समृद्धि और संधारणीयता, ठीक है, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सुरक्षा और रक्षा, संपर्क और वैश्विक मुद्दे सभी स्तंभों में सक्षम करता। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं, बाकी इतना तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसे सेकंड पॉइंट, महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों और डिजिटल अवसंरचना पर सहयोग को गहरा करने पर केंद्रित है। 5 प्राकृतिक जो स्तंभ है ना, उसमें ये पॉइंट है। साथ ही यह व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद और होरिजोन यूरोप के माध्यम से अनुसंधान संबंधी सहयोग को बढ़ावा देगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समन्वय स्थापित करना, नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा देना, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, आईमेक और ग्लोबल गेटवे जैसी पहलों को मजबूत करना, ये समझौते के मुख्य बिंदु हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे देखते हैं संबंध में जो संक्षिप्त दिया गया है। कूटनीतिक संबंधों की बात करें तो भारत और ने 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ संबंध स्थापित किए थे, जिसे 2004 में रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत किया गया था। द्विपक्षीय व्यापार, 2024 में वस्तुओं का व्यापार 120 अरब पाउंड तक पहुंच गया था, जिससे यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया था। एफडीआई की बात करें तो अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 के बीच यूरोपियन यूनियन से भारत में कुल 107.27 अरब का निवेश आया था। तो ये यूरोपियन यूनियन भारत का एजेंडा हो गया। अब इसके बाद एक आया है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बारे में, इसको भी संक्षिप्त में देख लेते हैं। भारत यूनाइटेड किंगडम संबंध। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था। भारत यूके संयुक्त वक्तव्य के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। प्रौद्योगिकी, दोनों देश दूरसंचार, महत्वपूर्ण खनिज, एआई, स्वास्थ्य से संबंधित तकनीकों, महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों में हुई ठोस प्रगति का स्वागत किया। प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल के तहत निम्नलिखित उपायों का स्वागत किया गया। भारत यूके संपर्क और नवाचार केंद्र, इसमें शामिल है 6G के लिए एआई मूल नेटवर्क, गैर स्थलीय नेटवर्क, नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क, जिसमें सैटेलाइट्स का उपयोग करके इंटरनेट की पहुंच बढ़ाई जा सकती है, और दूरसंचार के लिए साइबर सुरक्षा, इसमें न्यूनतम 24 मिलियन पाउंड के संयुक्त वित्त पोषण का प्रावधान है। भारत यूके संयुक्त एआई केंद्र, यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का दूसरा चरण, खनिज अन्वेषण का विस्तार करने, IIT ISM धनबाद में एक नया सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा। दोनों देशों ने संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति के पुनर्गठन का स्वागत किया है, जो भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के प्रशासन व उपयोग में सहायता करेगी। रक्षा समझौते दिए हैं, शिक्षा में समझौते हुए, जलवायु और ऊर्जा में। इसके बाद ये यूनाइटेड किंगडम का एक पहल है ग्लोबल क्लीन पावर अलायंस, इसके माध्यम से भी अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल के माध्यम से सहयोग की मंशा व्यक्त की गई थी। ये इतना कुछ खास है नहीं, न इससे प्रीलिम्स में सवाल बनेगा न किसी में। ये अच्छा टॉपिक था। भारत आसियान संबंध, ठीक है, हाल ही में अभी 47वां सम्मेलन हुआ था ना आसियान का, तो 47वां आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। कहाँ पर? मलेशिया में कुआलालंपुर, उसकी राजधानी जो है वहाँ पर। आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। इसकी मेजबानी उस देश द्वारा की जाती है जो उस वर्ष आसियान की अध्यक्षता करता है। इस शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ आई थी। तिमोर लेस्ते जो है पूर्वी तिमोर लेस्ते, ठीक है, इसको आधिकारिक रूप से आसियान का 11वां सदस्य बनाया गया है। 11वां सदस्य, आसियान में अभी तक 10 देश थे, अब 11वां भी बन गया है। और इस सम्मेलन की थीम क्या थी? समावेशिता और संधारणीयता। याद रखिए, अब जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं उसकी थीम यूपीएससी या कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी 2025 में। कुआलालंपुर समझौता, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संयुक्त युद्ध विराम समझौता लागू हुआ। और 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन भी इसी शिखर सम्मेलन के साथ आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख बिंदु थे समुद्री सहयोग। भारत आसियान 2026 को भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीय भूमिका का समर्थन किया गया। सतत पर्यटन, आसियान भारत संयुक्त राष्ट्र अध्यक्षों के सतत पर्यटन पर वक्तव्य को अपनाया गया। और कार्य योजना की बात करें तो आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी 2026 से 2030 को लागू करने हेतु आसियान भारत कार्य योजना के क्रियान्वयन का भी समर्थन प्रदान किया गया। तो ये न्यूज़ एंड शॉर्ट्स को तो हमने कवर कर दिया है IR के। नेक्स्ट जब वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें जो लॉन्ग वीडियो है, लॉन्ग न्यूज़, उसको भी हम कवर कर देंगे। तो इसी तरीके से हम इस वीक में अक्टूबर महीने की जो करंट अफेयर है आपकी विजन IAS की, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें।